नमस्कार दोस्तों। आज झूठ शपथ ले रहा है, आज अहंकार शपथ ले रहा है, आज बलात्कार शपथ ले रहा है, आज तानाशाही शपथ ले रही है, आज बेरोजगारी शपथ ले रही है, आज भुखमरी शपथ ले रही है, आज शपथ ले रही है देश को बेचने वाला, आज शपथ ले रहा है वह व्यक्ति जो डरपोक है, आज शपथ ले रहा है देश की जमीनें कब्जा करा देने वाला, आज शपथ ले रहा है पूंजीपतियों का गुलाम। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र के गद्दार, हमारे देश में लोकतंत्र में स्वार्थियों की भरमार है, क्योंकि हमारे देश में दल बदलुओं की, झूठों की जमात है। जी हां, आज यही स्थिति है। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वाजिब कारण मौजूद। कुछ शब्द सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी 11 फरवरी 2019 को कहते हैं, मैं हैरान हूं आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्या हो गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं दल बदल में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। नरेंद्र मोदी ने कहा था 11 फरवरी 2019 को, और चंद्रबाबू नायडू ने 3 अप्रैल 2019 को कहा था, नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी है। मैं पहला आदमी था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उसका इस्तीफा मांगा था। ज्यादातर देशों ने उस पर बैन लगाया था। अब पीएम बनने के बाद वो फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने 30 जनवरी 2023 को कहा था, मर जाना कबूल है लेकिन उनके बीजेपी के साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं। और इस पर अमित शाह ने कहा था उसी साल अप्रैल में, स्पष्ट कर देता हूं कि आपके यानी नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। अब आप समझिए, ये वो लोग हैं जो तमाम बातें कहते थे, मुंह फिरा लेते थे। 2014 का याद करिए, मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे, आज चरणों में पड़े हुए। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बड़ी चीज, स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज याद करिए, मैं चवन्नी नहीं हूं कहने वाले जयंत चौधरी किस तरीके से जाट अस्मिता को बेचकर खड़े हैं और मत्था टेके कि सरकार आप ही मालिक हो। जब कुछ नहीं बचा था, भाजपा ने सब छीन लिया था, तब अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा भेजकर इनको जगह दिलाई थी, इनकी अस्मिता बचाई थी। आज उनके आगे अपनी पूरी कौम को बेच रहे। सोचिए कौन है ये। और इसके बाद में यही नहीं, वो तमाम सारे लोग इसके लिए दोषी हैं जो तमाम घटनाओं को लेकर के आवाज उठाते थे, आज आवाज नहीं निकल रही। जी हां, आज जब हम ये बात करते हैं तो सबसे बड़ा दोषी कौन, हम ये तलाशें यदि लोकतंत्र का दुश्मन कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा दुश्मन वह मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया, चरण चुंबक मीडिया या चमचे चमचियों का मीडिया कहा जाता है। एक सर्वे में स्पष्ट होता है कि उस मीडिया ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को कि वो 400 पार कह के शोर मचाया था, जिस तरीके से इस देश की जनता के दिमाग को हैक करने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से बदहाल किया था लोगों को,
उन हालात, बुरे हालात की बजाय उन्हें सुखद उसका अनुभूति करा करके, झूठी अनुभूति करा करके फंसाया था, झूठी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटा था। वह मीडिया जो नरेंद्र मोदी को महामानव, अवतारी, युग पुरुष और न जाने क्या क्या बताता था, अविनाशी बताता, वह मीडिया जो कहता था आपसे तो किसी का मुकाबला ही नहीं है, आप तो कभी थकते नहीं हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या, और इस तरह से करके उसने जो एक महान उसकी छवि बना के काम किया, वो बिका हुआ मीडिया सबसे बड़ा गद्दार। आज यदि वह मीडिया इस तरह के खेल न करता तो भारतीय जनता पार्टी की 180 सीटें नहीं आती, 180 सीटें नहीं आती। यह बात पूरे सर्वे में सामने आई कि किस तरीके से लोगों के दिमाग को हैक किया गया और दिमाग में इस तरह की छवि छोड़ी गई कि लोग एक डर में थे, आएंगे तो यही यार, वोट क्यों दूसरे को देना, कौन पंगा ले, क्या किया जाए, इस तरह की स्थिति थी। और जहां यह स्थिति ज्यादा थी वहां पर सब बह गए। इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका, वहां पर भी यह हालत, हालांकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही 2-3 गद्दारों के कारण से यह स्थिति हुई और वहां पर उन्हीं गद्दारों ने भी अपनी सीटें गंवा दी। तो आप इससे समझ सकते हैं, और अपने साथियों की भी गंवा दी, क्योंकि जो ढुलमुल रूप दिखाया उससे बुरी स्थिति हुई। जनता यह समझ नहीं पाई किधर स्टैंड करे, क्योंकि जो हमारा नेता है वही पता नहीं कब भाग जाए, यह स्थिति थी। निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान ने भी गलती की कि अर्जुन सिंह के परिवार से अजय सिंह और उन लोगों को आगे करने की बजाय वो लोग आगे हुए जो वास्तव में धंधा कर रहे थे। यह एक बड़ी समस्या, इसलिए यह हालत, एक खेवे के हाथ में पार्टी खेल रही थी, इसलिए नुकसान। चलिए, इसके बाद एक नुकसान हुआ है सबसे बड़ा, वो हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां मध्य प्रदेश में 2 से 3 सीटें जीती जा सकती थी, वो हार गए। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें और जीती जा सकती थी। न आदिवासियों को वह संदेश दिया जा सका, न और दूसरे लोगों को समझाया जा सका। नतीजतन वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो यहां पर 3, वहां पर 2, 5 सीटें, ये नुकसान। इसके बाद में यदि देखेंगे, गुजरात में पाटन सीट जीती जा सकती थी। उस सीट पर जिस तरह से किया जा सकता था तो 2 सीटें हो जाती, उस पर काम नहीं हुआ, इसका नुकसान। और यह सोचकर छोड़ दिया गया गुजरात तो क्या आएगा, तो गुजरात में जहां मेहनत करने की जरूरत थी 1-2 सीटों पे, वह नहीं की गई। यह कांग्रेस की कमी थी। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में आई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी साफ हो सकती थी, सुपड़ा साफ हो सकता था, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हुआ। तो वहां पर ममता बनर्जी ने उपहार में दे दी भारतीय जनता पार्टी को सीटें। वहां कांग्रेस पार्टी जिन 6 सीटों की बात कर रही थी, और यदि वामपंथी दल भी मिला ले तो कुल मिला के 8 सीटों के अंदर सबको देना था। यदि वो 8 सीटें देते तो जो 12 सीटें भाजपा को गई हैं वो न जाती, और आज वहां पे कम से कम 10 सीटें और इंडिया गठबंधन जीत सकता था। 10 सीटें जीतने की स्थिति में थी।
लेकिन यह जो जिस तरीके की जिद है, स्वार्थ है कि अपने अलावा किसी को पनपने नहीं देना है, बड़े उद्देश्य नहीं देखने हैं, देश नहीं देखना है, तो यह हालत होगी। बिल्कुल स्पष्ट है, वहां के पूरे रिजल्ट को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की हालत थी। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर यदि कांग्रेस, वामपंथी दल और टीएमसी साथ होते तो 100% जीतते थे। इसके बाद केरल में एक सीट भाजपा इसलिए जीत पाई क्योंकि वहां पर जिस तरीके से वामपंथी दलों ने खेला किया कि कांग्रेस ना जीते बाकी को, और उसका नतीजा है कि वह सीट हार गई। तो यह सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से कांग्रेस की कमी रही कर्नाटक में, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रही, अति आत्मविश्वास में, और उसके नतीजा ये हुआ कि 6 सीटें जो जीतने की स्थिति में थी वो हार गई। 6 सीटें उसके हाथ से कम निकल गई, और उन 6 सीटों के लिए वह गुनहगार। तो निश्चित रूप से कर्नाटक की टीम को इसकी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। इसी तरीके की 2 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस बड़े आसानी से जीत सकती थी, और वो 2 सीटें जिस तरीके से नहीं समझा गया और उस पर काम किया गया, नतीजतन भारतीय जनता पार्टी 8 जीत गई। नहीं तो वो 6 से ऊपर नहीं बढ़ सकती थी किसी भी स्थिति। आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े गद्दार तो नायडू हैं, जिनके बारे में बता ही चुका हूं। बिहार में इसी तरीके से, बिहार में नीतीश गद्दार तो हैं ही, लेकिन उसके साथ तेजस्वी यादव का भी दोष। तेजस्वी यादव ने जिद पकड़ी और उस जिद में तमाम कमियां, जहां पर कई लोगों को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं देना है, इसलिए वो करना है कि जिनका इस्तेमाल आगे हो सकता था। पप्पू यादव को लेकर के जिस तरीके से विरोध किया, पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए, लेकिन पप्पू यादव 3 सीटें जिताने की हैसियत रखते थे। यदि उन्हें साथ लेके चलते तो 3 सीटें वहीं होती। उसके अलावा अतिरिक्त जगह, वहां पर 7 ऐसी सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन जीत सकता था। उन 7 सीटों को हारने का कारण सिर्फ यह जिद रही कि नहीं, हम ही हम हैं। अपने चेहरे के आगे किसी को देखा नहीं गया, उसने नुकसान किया है, यह वजह रही। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यदि देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में बनारस में अजय राय दोषी है कि अजय राय ने उस तरीके से मेहनत नहीं की, उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं तैयार की, और अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, इन्होंने वहां पर यह मान के चल रहे थे कि जीत तो होगी नहीं। नतीजतन वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके। नहीं तो नरेंद्र मोदी उस सीट से हारते जब 3 लाख वोट कम हो सकते हैं, तो ये भी कम होते। संकट मोचन के महंत जी से मिलते, उनको साथ लेके चलते, 1.5 लाख वोट तो ऐसे ही आ जाते। तो आप ये समझिए, जीतने के लिए 75,000 वोट की जरूरत थी। तो तमाम जगह जो काम किए जा सकते थे, पल्लवी पटेल को जो नाराज किया गया, उसका भी नुकसान। तो इस तरीके से तमाम चीजें थी जिन्हें अपने साथ लेकर के किया जा सकता था। उस नुकसान का कारण यह, वही नहीं, उसके अलावा फर्रुखाबाद सीट जीती जा सकती थी। वह सीट सलमान खुर्शीद को दी जाती तो निश्चित रूप से वो सीट निकल सकती थी। इस स्थिति में था चुनाव, लेकिन वहां पर भी गलती हुई, और फिर कुछ गलती हुई जहां पर काम किया जाना चाहिए था। फूलपुर में जनता उमड़ पड़ी थी, वहां थोड़ा सा मोटिवेट करना, जीती हुई सीट। बांसगांव की सीट पे थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत थी, वो जीती हुई सीट थी।
तो इस तरह यदि मिलाएं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो जीती जा सकती थी। लखनऊ सीट जीती जा सकती थी, लखनऊ सीट को कांग्रेस को देना चाहिए और सपा और कांग्रेस मिलकर के वहां लड़ते, जीत हासिल होती। भदोही सीट जीती जा सकती थी, वो टीएमसी को देने की बजाय कांग्रेस को यदि दी जाती या सपा खुद लड़ती, दोनों में से कोई एक लड़ता तो जीती जा सकती थी। टीएमसी को देने से नुकसान। तो इस तरह के उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कुछ और जगह पर इसी हालात है। हरियाणा में पूरी कांग्रेस एक होके नहीं चली, उसका नतीजा है कि 2 सीटें जो और वो जीत सकते थे, कम से कम 2, वैसे तो 3 भी जीत सकते थे, लेकिन 2 तो जीत ही सकते थे यदि एक होके चलते। वो सीटें कांग्रेस की हरवा दी खुद कांग्रेस, किसी और ने नहीं। कहीं कोई सुरजेवाला गुट, तो कहीं शैलजा का गुट, तो कहीं हुड्डा का गुट, बुद्धा सा राज्य, और गुट 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 करके बर्बाद किया 2 सीटें मिनिमम। तो यह स्थिति है। तो इस तरह की हालत। इसके बाद यदि हम और बात करें तो तमाम जगह इस तरह के हालात, उन पे मेहनत करने की जरूरत थी, कुछ और काम करने की जरूरत। तो यानी सिर्फ इतने पर ही यदि आप काम कर लेते तो आज नरेंद्र मोदी शपथ नहीं ले रहे, आज बलात्कारियों की पार्टी शपथ नहीं ले रही होती, आज भुखमरा बनाने वालों की पार्टी नहीं ले रही होती, आज इस देश से झूठ बोलने वालों की पार्टी शपथ नहीं ले रही, शपथ ले रहे होते आप। बहरहाल कौन समझेगा इसको, लेकिन एक जरूर चीज कि नरेंद्र मोदी आज शपथ जरूर ले रहे हैं। आप याद करिए 2014 में उन्होंने अपने सहयोगी दलों को सिर्फ 5 सीटें दी थी, और जब इनकी सीटें बढ़ गई, 303 हो गई, तो अपने सहयोगी दलों को सिर्फ 3 सीटें दी थी। लेकिन अब जब 240 पे आ गए तो हालत यह हो गई है कि अब दर्जन से अधिक सीटें उन्हें दे रहे और उनके आगे झुके पड़े हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कुछ भी हो, यदि आप शिद्दत से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, तो जनता आपके साथ होती है और आप जीतने की स्थिति में होते हैं। और जब इस स्थिति में होते हैं तो मोदी डरता है। आज मोदी को डर लग रहा है, हर क्षण डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो गद्दार उनकी सरकार बनवा रहे हैं, वही गद्दार कभी भी इधर आ सकते हैं, कभी भी उनकी सरकार गिरवा सकते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। उन्हें भी डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जिनके थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो जितनी पार्टियां उसने तोड़ी हैं, कल के दिन हमारे साथ भी कर सकता है। तो उनको भी खतरा नजर आ रहा है। तो आप इससे समझिए कि जिस तरह के हालात हैं उनमें समझा जा सकता है कि यदि थोड़ा सा मिलके चलते, थोड़ा सा करते, तो आपको जीत मिल सकती है। लेकिन समझना पड़ेगा, इसलिए इन गद्दारों से बच के रहिए और जानिए, आगे के लिए तैयारी कीजिए। अभी वक्त है, इस देश का भविष्य बचाया जा सकता है। नहीं तो जैसे नीट के स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हो रहे हैं, मरने को मजबूर हैं। आज ही 2 लड़कों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। कांग्रेस पार्टी और उसका युवा दल आज लड़ रहा है सड़कों पर, संसद के पास में घेराव करने पहुंच गया। बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में आज उसने जिस तरीके से पूरा लड़ाई लड़ने का फैसला किया, उनके लिए बड़ी बात। यही लड़ाई, इसी चीज को लेकर राहुल गांधी कहते हैं सड़क से संसद तक अब लड़ेंगे और हक दिला के रहेंगे।
तो अब हक की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई। जय हिंद।